जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है।
पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो पीएम मोदी की भावुक विदाई, पहलगाम के मृतकों को, और कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की इस घिनौने हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंक और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़े कदम इसके खिलाफ उठाए जाएंगे, और तमाम बातें उन्होंने की जो कि भारत अपेक्षा कर रहा था, ऐसे ही कड़े कदमों की, आतंकियों को जड़ से मिटाने की उन्होंने बात कही। और उनका मानना है कि सरकार इसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम लेगी, और उनकी तरफ से भावुक विदाई पहलगाम के मृतकों को। चलिए अब मार्केट की बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन हमने देखा कि मार्केट में तेज़ी थी, आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है मार्केट में। और आप निफ्टी देखिए इन रेड ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट आप देखें बैंक निफ्टी में भी दबाव देखने को मिल रहा है। सब पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले अब बात कर लेते हैं, जतिन गेड़िया हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट। जतिन जी बताइए, मार्केट आज थोड़ा सुस्ता रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एक्सपायरी है उसका एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, और रैली भी काफ़ी हो गई थी। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज? आधा दिन बीत गया है और कुछ घंटे, मार्केट पे क्या स्ट्रैटेजी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी ने अराउंड 2500 पॉइंट्स की रैली पिछले 11 से 12 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी हो चुकी है, और हम 24,500 ये क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ पे उसके करीब बहुत है बाजार। तो हमें लगता है कि जो अपमूव है थोड़ा स्लो होते हुए नजर आ सकता है हमें। भले ही अंडरटोन अभी फिलहाल बुलिश है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर में 24,550 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसके लिए एक सेक्टर रोटेशन जरूर हो सकता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि आईटी ने अच्छा लीड किया और बैंक निफ्टी थोड़ा वीकर साइड पे था, तो ऐसे ही सेक्टर रोटेशन होते रहेंगे। हमें लगता है कि आगे जाते हुए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। यही चाल रहेगी आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज की अगर जो एक्सपायरी की बात करूं तो 24,300 के आसपास की एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। स्पेसिफिक मूव मार्केट में देखने को मिलेगा फिलहाल, और जाहिर तौर पर हम सेक्टोरल रोटेशन भी देख रहे हैं। कल आईटी कहीं ना कहीं कमान संभाल रहा था, आज फार्मा में शानदार तेजी है, लगभग ये सेक्टर 1% के से ज्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। ऐसे मूड मॉल में जतिन जी आपके पिक्स क्या होगी, कौन से स्टॉक्स पर लगा रहे हैं आप बेट? देखिए, हम भी लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स ही सजेस्ट कर रहे हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो बैंक ऑफ इंडिया में होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखा है कि एक शार्प रन के बाद एक पुल बैक आया है, आर्ली एवरेजेस पे सपोर्ट लिया है बैंक ऑफ इंडिया ने, और वहां से एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट करने का रुझान दिखा रहा है आर्ली चार्ट्स के ऊपर। तो बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 116 का, और ऊपर में हम 125 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो HDFC लाइफ में होगा। HDFC लाइफ 3-4 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। हम ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं। हमें लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड की तरफ एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो HDFC लाइफ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 703 रुपए का, और ऊपर में 745 के टारगेट एक्सपेक्टेड। बैंक ऑफ इंडिया अच्छी तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, यहाँ पे खरीदारी की राय लॉन्ग कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस हालांकि आपको 116 का रखना है, टारगेट 125 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जतिन जी ने बताया HDFC लाइफ, यहाँ पे भी खरीदारी की राय लॉन्ग कर सकते हैं आप इसको। 703 का स्टॉप लॉस लगाएं, 745 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें, अभी आपके स्क्रीन पर आएगा वो स्टॉक्स जहाँ पर तेजी आपको
बनती हुई नजर आएगी, उससे भी बात करेंगे। लेकिन आज जिस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया है वो है रियल्टी स्पेस में। देखिए आप, मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा 3.5% लुढ़का, प्रेस्टीज स्टेज में मुनाफा वसूली लगभग 1.25% करीब, ओबरा रियल्टी 1.25% और शोभा भी 1.5% गिरकर कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट आप देखिए एफएमसीजी में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं काउंटर्स पर स्टॉक वैसे रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। वरुण बेवरेजेस 2.5% टूटा, गोदरेज कंज्यूमर 1.25% से ज्यादा लुढ़का, यूनाइटेड ब्रिवरीज में भी देखिए लगभग 3% की मुनाफा वसूली और जुबलेंट फूड भी गिरकर कर रहा है, लगभग 1.25% के करीब कर रहा है कारोबार। लेकिन आज क्लियरली फार्मा सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। नेटको फार्मा देखिए 9% से ज्यादा उछल गया, डिफेंस लैब में शानदार खरीदारी, वायदा कारोबार में टॉप गेनर्स में शामिल 5.5% की तेजी है। जनता फार्मा में भी 4.5% से ज्यादा की तेजी, और जाइडस लाइफ भी लगभग 1.5% करीब उछल गया है। मिड कैप में चढ़ने वाले कौन से स्टॉक्स हैं उस पर एक बार नजर रख लेते हैं। टाटा एलेक्सी 4% चढ़ा, हिंजिंक 2.5%, परसिस्टेंट सिस्टम 2% और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% चढ़कर कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट लेकिन कुछ ऐसे मिड कैप जिसमें थोड़े स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिल रही है, वो भी आपके स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए ऑब्वियसली रियल्टी स्टेट से आपको देखेंगे प्रेस्टीज स्टेट, भारत फोर्ज में लगभग 3% की गिरावट, बायोकॉन टूट गया आज के सत्र में 2.5% और वारी एनर्जीज में भी लगभग 4.5% से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। अब शो में आगे बढ़ते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया के बाद भारतीय एयरटेल में आप देखें तो भारतीय एयरटेल ने स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलने की मांग रखी है, और सूत्रों के मुताबिक भारतीय एयरटेल ने सरकार से कंपनियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने को कहा है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा मौजूद हैं। बताइए असीम, क्या है खबर? देखिए हाल में ही सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ऑप्शन दिया है कि उनके जितने भी ड्यूज हैं उनको आप इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने ये ऑप्शन पहले ही एक्सरसाइज कर लिया है। वोडाफोन आइडिया ने अपने करीबन स्पेक्ट्रम के 36,000 करोड़ रुपए के ड्यूज को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। जो वो सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय एयरटेल ने भी इसी तरह की डिमांड सरकार के सामने रखी है। भारतीय एयरटेल चाहती है कि या तो सरकार जो को उसने एक्सेस पेमेंट दी हुई है उसको या तो वो एडजस्ट करे, या फिर जो सरकार उसको भी इसी तरह का एक विकल्प दे जिसके अंदर की अपनी इक्विटी जो है उस स्पेक्ट्रम के ड्यूज है उनको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर सके। जब हमने भारतीय एयरटेल से इस खबर पर प्रतिक्रिया चाही तो कंपनी ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। हालांकि हमने सरकार से पूछा तो सरकार का कहना था कि ये जो ऑप्शन है वो सभी कंपनियों के लिए खुली है। हमने जो फैसला लिया है वो सारी कंपनियां इसके अंदर आवेदन कर सकती है, लेकिन सरकार इसके ऊपर केस टू केस बेसिस के ऊपर विचार करेगी। यानी कि जब हमारे सामने कोई भी प्रपोजल आएगा हम उसके प्रोज एंड कॉन देखेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन हमारा होगा। तभी सरकार ने इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया है। ठीक है, तो फिलहाल शुक्रिया असीम तमाम जानकारी के लिए। वोडाफोन के स्पेक्ट्रम ड्यूज को सरकार ने इक्विटी में तब्दील कर दिया था। भारतीय एयरटेल का भी ये मानना है कि हमारे साथ भी एक जैसा व्यवहार किया जाए, हमारे भी ड्यूज को इक्विटीज में तब्दील किया जाए। हालांकि कंपनी ने इस पर कोई रिएक्शन देने से अभी फिलहाल मना कर दिया। कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आप देखेंगे CNBC आवाज़ पर। चलिए अभी एक ले रहे ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और शेयरों पर भी करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए FMCG सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। रिजल्ट भी आए, HUL के रिजल्ट आए और बाजार ने पनिश के एकदम शानदार मूव आया था। रिजल्ट ठीक ही हैं, लेकिन वहां से फिर से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली। FMCG सेक्टर पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स पर अभी फिलहाल बात कर लेते हैं। आप देखिए टाटा कंज्यूमर में आज अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एक बार स्क्रीन पर रखते हैं। टाटा कंज्यूमर 1% की तेजी यहाँ पे डे हाई पर कर रहा है कारोबार, 1162 के लेवल पर। टाटा कंज्यूमर जतिन जी देखिए स्टॉक में एक्शन, हालांकि FMCG में प्रेशर है आज, लेकिन स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। रिजल्ट भी ठीक लगे, स्ट्रीट को रिवॉर्ड किया है। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाए निवेशक? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह को एक नीचक रिएक्शन देखने मिला था इन द केस ऑफ टाटा कंज्यूमर, लेकिन ये स्टॉक ने 1120 के आसपास स्टेबलाइज होकर एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। हमें लगता है कि अपसाइड में ये 1190 1200 रुपए तक का अपमूव दिखा सकता है। करंट स्तरों से अराउंड 35-40 और रुपीज का अपसाइड पॉसिबल है, लेकिन कंसिडरिंग के इसमें ऑलरेडी एक शार्प रनअप आ चुका है तो उपले स्तरों पे यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास 1190-1200 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह रहेगी। हमें लगता है कि अपसाइड है, लेकिन लिमिटेड अपसाइड।
लेकिन लिमिटेड अपसाइड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है यहाँ पे फिलहाल। और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। आप देखिए एचयूएल और नेस्ले के नतीजे भी आ जाए, नतीजों के बाद दोनों शेयरों में अभी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है नतीजे बताने के लिए यतिन मौजूद हैं। यतिन बताइए, एचयूएल के नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं, हमने लगातार चर्चा भी की सुबह से, लेकिन शेयर पिट गया आज, क्या है नतीजे? और नेस्ले पे भी बात कीजिए, नेस्ले के नतीजे कैसे रहे, स्टॉक कैसे रिएक्ट कर रहा है फिलहाल? बिल्कुल, तो दोनों ही एचयूएल नेस्ले के रिजल्ट जो है अनुमान के मुताबिक थे। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी फीकी रही है, जिसके कारण एचयूएल के काउंटर में और नेस्ले के काउंटर में आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। अगर हम एचयूएल के रिजल्ट्स की बात करें तो मुनाफा लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास आया है। एबिटा मार्जिन्स लगभग 22%, 22.8% के आसपास आए हैं। और जो वॉल्यूम ग्रोथ है लगभग 2% रही है, जबकि अनुमान था लगभग 2 से 3% के आसपास का। और अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट था, उसके मुकाबले यहाँ ग्रोथ आती हुई नजर पड़ी है, जो कि बाजार को पसंद आई। हालांकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है थोड़ी फीकी रही। उन्होंने अपना मार्जिन गाइडेंस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ते हुए एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दामों के चलते, यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट के बढ़ते चलते, इन्होंने अपना जो मार्जिन गाइडेंस है वो काटा है। 22 से 23% के आसपास अब नए मार्जिन्स का प्रोजेक्शन है, जबकि इनका जो पहले का रेंज था लगभग 23 से 24% का था। तो लगभग 1% से इन्होंने अपना मार्जिन आउटलुक काटा है। अगर हम नेस्ले की भी बात करें तो मुनाफे में आपको एक कटौती देखने को मिली है। 885 करोड़ मुनाफा रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 934 करोड़ के आसपास था। एबिटा मार्जिन्स भी घटे हैं, 25.5% से घट के 25.2% के आसपास आए। और घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ 2% आई है, जो अनुमान था लगभग 3% के आसपास का। दूध और कॉफी, ये दो बड़े रॉ मटेरियल्स हैं जिसके दामों में हमने फर्मनेस देखी है। इनफैक्ट कॉफी के दाम और कोको के दाम बढ़ने से नेस्ले के मार्जिन्स पे प्रेशर आता है, जो मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया है। और कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्स होगा। और इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद भी आपने देखा है शेयर कंटिन्यूस प्रेशर में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, शेयर प्रेशर में है। आप एक बार रखिए एचयूएल का स्टॉक, तेजी आई थी, फिर वहां से सीधे डिप, और मैनेजमेंट की कमेंट्री आपने बताई उतनी कॉन्फिडेंट लगी नहीं, ग्रोथ धीमी होगी, एबिटा मार्जिन को भी कट के है। बहुत शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। एचयूएल, जतिन जी, एचयूएल पे आपकी राय जानना चाहूंगी। रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से वो कॉन्फिडेंस वाली बात सामने नहीं आई। जिनके पास है एचयूएल वो क्या करे, या फिर एक डिप जो आया है वो एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो देखिए, जो भी न्यूज फ्लो आया है उसके कारण जो प्राइस एक्शन आया है, तो प्राइस एक्शन तो वीकनेस ही बता रहा है। आगे जाते हुए हमें लगता है कि 2260 2250 तक एक डिप आ सकता है। तो कोई भी अगर जो जिनके पास ऑलरेडी है तो करंट स्तरों पे वो एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि करंट स्तरों से तकरीबन 3% का फॉल अभी भी आ सकता है स्टॉक में, तो एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। एग्जिट की सलाह है, प्रेशर और बनता दिख सकता है न्यूज फ्लोज की बदौलत, जतिन जी का ये मानना है। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। आप देखते रहिए इसी आवाज। सेक्टोरल शिफ्ट आज मार्केट में देखने को मिल रहा है। कल जहां आईटी पैक में शानदार तेजी, आज फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। परसिस्टेंट ओएफएस में हालांकि तेजी है। टेक महिंद्रा भी 0.25% करीब चढ़कर कारोबार कर रहा है, और नतीजे भी आने वाले हैं। इसके क्या है अनुमान, ये बताने के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा मौजूद हैं। बताइए आशीष, टेक महिंद्रा के नतीजे कैसे रह सकते हैं? ठंडे रहने चाहिए। कांस्टेंट करेंसी में आए, फ्लैट से आधे % तक का दबाव शायद, और दबाव इसीलिए क्योंकि जनरल मैक्रो एनवायरनमेंट ठंडा है। इसके हाईटेक वर्टिकल में सॉफ्टनेस है, और सीजनली बीपीओ के लिए ये क्वार्टर ठंडा रहता है। एक और इशू है, ये अपने लॉस मेकिंग अकाउंट्स को रैम्प डाउन कर रहे हैं। इन सब का खामियाजा आपको आय पे देखने को मिलेगा। मार्जिन्स हो सकता है फ्लैट से 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ रहे हों। बढ़ इसलिए रहे हों क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज किक इन हो रही होंगी। खास तौर पे इनका एक प्रोजेक्ट फोर्टियस है, जिसका मूल मकसद है मार्जिन्स को इंप्रूव करना, हाई मार्जिन सेगमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना। वो सब इनिशिएटिव्स मदद कर रहे होंगे। नज़र रहेगी किस तरह की डील विंस हैं। पिछले 8 क्वार्टर्स से औसतन $550 मिलियन क्वार्टरली रन रेट रहा है। इस बार एक्सपेक्टेड ये है कि शायद 600 से 700 मिलियन डॉलर्स के आसपास की डील विंस हो। एक चीज़ और, जो सीईओ साहब हैं मोहित जोशी, उन्होंने पदभार संभाला हुआ है। वो जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के फ्रंट पे क्या अपडेट्स हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस पर स्ट्रीट फोकस करना चाहेगा।
टेक महिंद्रा नतीजे आएंगे और ठंडे रह सकते हैं, लेकिन नजरें रहेंगी डील विंस पर। सीईओ मोहित जोशी क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। देखने वाली बात होगी कैसे रिजल्ट रह सकते हैं। टेक महिंद्रा, जतिन जी आप बताइए, आज तो रिजल्ट से पहले 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पे इसको? क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अभी फिलहाल बन रही है? क्या करना चाहिए? जी फिलहाल हमें लगता है कि जिनके पास है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि अपसाइड में 1515 पे 20 वीक्स का एवरेज है। हमें लगता है कि वहां जाके थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, और नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो 1420 के बन के आ रहे हैं। तो वहां पे गैप एरिया है, तो गैप एरिया सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। जो रिजल्ट्स के मद्देनजर हमें लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। 1420 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग्स होल्ड करें। 20 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं टेक महिंद्रा पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। आपके लिए बहुत शुक्रिया जतिन जी हमारे साथ इस शो में मौजूद रहने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए अब वक्त हो चुका है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर जी, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला है। क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है अभी आपके स्क्रीन पर? इस वक्त पहले पायदान पर पहुंच चुके हैं अरुण कुमार मंत्री जी। पोर्टफोलियो इनका 11.13% करीब 11.5% करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर पंकज रांदर जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 9% करीब रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरे पायदान पर अमोल अठावले जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 2.25% करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। चलिए इस शो से इतना ही, और अभी हो चुका एक वक्त ब्रेक का। ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में आज हम बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन के CFO कबीर अहमद शाकिर से।